आज का विषय प्राचीन इतिहास है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सर्वप्रथम किस इतिहासकार को इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो आंसर क्या है? क्रिस्टोफस सेलिरियस। कहाँ के थे? जर्मनी के। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? अतीत का। किसने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है? E.H. कार द्वारा। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिटो कोचे द्वारा। आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने कहा था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत और वर्तमान एक साथ बदलता है? ओक सॉल्ट ने। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है किसने परिभाषित किया था? कॉलिंग वुड द्वारा। किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिक संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यू सी डाइयस ने। इतिहास के पिता किसे की उपाधि किसे प्राप्त है? हेरोडोटस को। इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? हीगल महोदय का। इतिहास हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ नहीं सीखता। यह कथन कितना किनका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में भी आ चुका है। हीगल महोदय का। किनका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी एक दूसरे की लड़ाई का, एक जाति का दूसरे जाति से? तो कार्ल मार्क्स द्वारा। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किनका है? सीले महोदय का। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं, यह कथन किनका है? ब्यूरी का। चलिए आगे देखते हैं। किस इतिहासकार ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है? ट्रेवेलियन महोदय ने। प्राचीन इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तीन: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशियों का वृत्तांत। जो भी विदेशी यात्री आए उनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक उसी को कहते हैं विदेशियों का वृत्तांत। साहित्यिक स्रोत यानी कि हमारे धर्म ग्रंथ। पुरातात्विक स्रोत जो हमें पत्थरों पर उत्कीर्ण लेख द्वारा प्राप्त हुए हैं वही पुरातात्विक स्रोत हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास जानने के सबसे प्रमुख या मुख्य स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? उसमें भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें अभिलेख है, न शिलालेख है न निजी लेख है। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन क्या है? अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो सरकारी अभिलेख और दूसरा निजी अभिलेख। निजी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कोई निजी व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर के बोगाज कोई नामक स्थान से। यह कब प्राप्त हुआ है मालूम है? 1400 ईसा पूर्व का ये बना हुआ है, यानी बीसी का। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इसमें यह भी पूछता है कि कौन किस किस भारतीय देवता का नाम का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेख तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सर्वाधिक क्वेश्चन इन अभिलेखों से ही पूछा जाता है कि किस राजा का संबंध है इससे, कौन लिखा है, किस राज्य में है ये अभिलेख। तो अभिलेख याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का मतलब बता सकते हैं? दुर्भिक्ष का मतलब कहा गया है कि जहाँ अनाज की कमी हो जाए या अकाल पड़ जाए उस क्षेत्र को दुर्भिक्ष क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि सर्वप्रथम अकाल या अनाज की कमी हो जाने वाला देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो शाह गौरा अभिलेख। शाह गौरा अभिलेख यूपी में है। चलिए आगे देखते हैं। एशिया माइनर आ गया फिर से। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? तो 1400 ईसा पूर्व में। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मिलान में क्वेश्चन दे देता है। मित्र, वरुण, इंद्र एवं नसात्य, ये चार देवता का नाम उस अभिलेख में लिखा हुआ है। ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? ये नाम याद रखिएगा, पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून।
ईरान के सम्राट दारा प्रथम के द्वारा। कब लिखवाया गया? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। पर्सिपोलिस एवं बेहस्तून अभिलेख भारत के किस प्रांत को जीतने का साक्ष्य, वहां पर लिखा हुआ कि हाँ दारा सिकोह द्वारा किस प्रांत को जीता गया था, इन अभिलेखों में लिखा हुआ है। तो सिंध प्रांत, सिंध भारत में ही था उसमें। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? तो मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों यानी सिक्कों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? सारे चीजों का लिपि होता है, हिंदी का देवनागरी, इंग्लिश का रोमन। उसी तरह से सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखी गई है? तो भावचित्रात्मक। याद रखिएगा इसको, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। इस नाम को भी हर हाल में याद रखिए, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान से जरा इसको पढ़िएगा, सुनिएगा। आप लोग बस सुनने का काम कीजिए इसको। आप लोग मोबाइल को चालू कर हेडफोन लगाकर आराम से बस सुनते रहिए। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का जनक फिर फादर, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए जेम्स प्रिंसेप महोदय का नाम फिर से आ गया। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाले विद्वान थे? तो किस देश के थे? फ्रांस के। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ध्यान से जरा नाम सुन लीजिए। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का। कौन कौन? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक बार किया है या सबसे अधिक किया है? तो ब्राह्मी लिपि का उपयोग अपने अभिलेखों में अशोक द्वारा सर्वाधिक बार हुआ है। अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं, क्वेश्चन अलग थोड़ा थोड़ा सा बात में अलग हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान से सुनते रहिए। अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो कहाँ का अभिलेख में? ये कहाँ अभिलेख है? पहले कंधार में है। और अभिलेख का क्या नाम है? सारेकुना। सारेकुना ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? यानी कोई एक ही दो अभिलेख है जिसमें कि खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक ने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी अभिलेख में। मानसेहरा एवं सहवाजगढ़ी अभिलेख कहाँ स्थित है? जगह का नाम पूछ दिया, तो पाकिस्तान में स्थित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? जूनागढ़ अभिलेख पर। जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा। इस शब्द को याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्षत्रिय रुद्रदामन द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। याद कर लीजिएगा, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। एहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। एहोल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? कौन शासक का? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। एहोल अभिलेख को किसने लिखा? क्वेश्चन आगे देखिए बदल गया, कौन लिखने वाला था? तो रवि कीर्ति ने। वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, रील तो है नहीं कि 1 मिनट 15 सेकंड 30 सेकंड में खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा धैर्य धरना होगा। बस हेडफोन लगा कर सुनते जाइएगा, पूरा वीडियो आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आप सुन लिए तो आपको ये सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन याद होगा तभी आंसर भी याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हैं और आप पहली बार में ही उसका आंसर याद कर लीजिए। आपको आंसर याद हो जाएगा, आपको क्वेश्चन ही नहीं मालूम है किसमें कौन सा जाएगा। ये चलते क्वेश्चन भी याद होना बहुत जरूरी है। तो सारे नामों को आप लोग बार बार कृपया करके सुनिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? प्रयाग स्तंभ लेख को किसने लिखा? हरिसेन ने।
प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया? तो समुद्रगुप्त के विजय के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? समुद्रगुप्त। और क्या लिखा गया? उसके विजय के बारे में। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? बहुत न जाने कितने बार एग्जाम में आया ये प्रश्न दोस्तों। सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया? तो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया? सातवाहन नरेश पुलुबामी ने। सातवाहन नरेश पुलुबामी ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया? सातवाहन नरेश पुलुबामी ने। हम थोड़ा सा जो क्वेश्चन पर रुक जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसलिए तो उस पर हम थोड़ा सा ज्यादा समय दे रहे हैं। चलिए आगे। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया? मालवा नरेश यशोधर्मन ने। अशोक ने बराबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिख कर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दे दिया? बराबर की पहाड़ी ये गया के पास है, गया से 25 किलोमीटर दूरी पर है। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख एक तरफ शासक है, किस शासक का वर्णन है उस अभिलेख में। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का वर्णन है? कली राजा खारवेल। जूनागढ़ या उसको और क्या बोलते हैं? गिरनार। कहाँ है जूनागढ़ या गिरनार? गुजरात में। गुजरात में गिर, एशियाई गिर शेर मिलते हैं ना, उससे गिर से भी पकड़ सकते थे। गिर वन अभयारण्य भी है गुजरात में, प्लस गिरनार पर्वत भी है गुजरात में। तो इतनी सारी बातों से आप लोग याद रखिएगा। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख दोनों एक ही है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभ अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, समुद्रगुप्त हरिश्चंद्र द्वारा रचित। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोबर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। फिर गुप्त वंश आ गया एक शासक। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। यह अभिलेख आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। दशरथ कौन है? अशोक का पौत्र यानी कि पोता। निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? आ गया था ना, सरकारी अभिलेख राजाओं द्वारा, निजी अभिलेख किसी व्यक्ति द्वारा। तो कहाँ? मंदिर एवं मूर्तियों पर। निजी अभिलेख कहाँ किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई? अयोध्या अभिलेख से। ये क्वेश्चन भी थोड़ा टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुई? अयोध्या अभिलेख से। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखाया था? ये भी क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछा है फ्रेंड्स। विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। भारत में सिक्के का जन्मदाता किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। भारत में सिक्के का प्रचलन कब से शुरू हुआ? छठी शताब्दी ईसा पूर्व। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम, यहाँ पर क्या पूछा है? सर्वप्रथम, इस बात पर जोर दीजिएगा, तो हिंद यूनानी। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो मौर्योत्तर काल में। यहां तक हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे? सातवाहन राजवंश ने। सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन इसमें भी धातु मिलाया जाता है, टीन,
स्टील, ये सब का लोहा का धातु को मिलाकर प्रोटीन बोलते हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे तो प्रोटीन, या गूगल में सर्च भी करते सकते हैं प्रोटीन के सिक्के। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए थे? सातवाहन राजवंश ने। सातवाहन राजवंश ने। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध का। अब लोग मालूम है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो कनिष्क। तो गौतम बुद्ध। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित हुआ था, अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए थे? तो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी नाम याद रखिएगा। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार एवं चैत्य इत्यादि। भारत में मंदिरों का निर्माण कितने शैलियों में की गई है? 3। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सी शैली है, ये सुन लीजिए। द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं बेसर शैली। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, वैशाली शैली लिखा हुआ है, बेसर शैली होता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर, ये क्वेश्चन में पूछता है दोस्त, याद रखिएगा जरा। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? दसम अवतार का मंदिर। दसम अवतार का मंदिर, उत्तर प्रदेश। भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? ऊपर नागर शैली था, नीचे द्रविड़ शैली। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, उसे और क्या कहा जाता है? राजेश्वर मंदिर। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? देखिए यहाँ नाम सही हो गया ना, वहाँ पर वैशाली प्रिंट था, यहाँ पर बेसर है। भारत में बेसर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? तो ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर का। ग्वालियर के तेलिया लोहगान मंदिर का। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियां किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से। बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है? दीदारगंज से। इसका घटना बहुत ही मजेदार है, ये कैसे मिला यक्षिणी की मूर्ति, आप लोग थोड़ा गूगल करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। गंधार शैली की मूर्तियां पर किसका अधिक प्रभाव था? यूनानी कलाकारों का। गंधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव था? अपोलो देवता, याद रखिएगा। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव था भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता थी? आध्यात्मिकता का। आध्यात्मिकता का। मथुरा कला में बौद्ध गौतम बुद्ध को किस रूप में दिखाया गया है? शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि किस मुद्रा में दिखाया गया है? तो शांत मुद्रा में तपस्या करते हुए। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। एलोरा की गुफा में किस धर्म के चित्र मिले हैं? यहाँ पर ध्यान जरूर रखिएगा, यहाँ पर गलत करके नहीं आना एग्जाम में। जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म तीनों का मिला है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म। प्रागैतिहासिक काल के इतिहास की जानकारी किस तरह की होती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। चलिए आगे देखते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका को। किसे किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। ये सब क्वेश्चन दिया हो रहा था एग्जाम में। भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य के पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी के हथनौरा से, याद रखिएगा, नर्मदा घाटी के हथनौरा। किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेंकेथोपस को। पिथेंकेथोपस को। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव किसे माना जाता है? नियंडरथाल को। नियंडरथाल को। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रो-मैग्नन। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ये साइंस का भी क्वेश्चन है, होमोसैपियन। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? रॉबर्ट ब्रूस हुड को।
रॉबर्ट ब्रूस फुट को। आगे देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला है? तो आप लोग देखते हैं नर्मदा घाटी, हथनौरा से। तो हाँ आंसर है हथनौरा। किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? पटने। पटने ये राजस्थान और गुजरात के साइड में कहीं पर है, एग्जैक्ट डाटा कहीं मिला नहीं इसके बारे में। भारत में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटिका। भीमबेटिका। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवंती के नाम से प्रसिद्ध था? आहड़। आहड़ स्थल ताम्रवंती के नाम से प्रसिद्ध था। इसका एक और नाम आगे मिलेगा आप लोगों को। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नवदा टोली, मध्य प्रदेश। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? नवदा टोली, मध्य प्रदेश। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहड़ संस्कृति। अभी मिला ना ताम्रवंती। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग कब किया गया? ताम्रपाषाण काल में। किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? स्वाभाविक सी बात है, पर्वतों की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? जंगली जानवरों को मारकर शिकार करते थे और जंगली जानवरों को मारकर। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? वो वस्त्र पहनते ही नहीं थे। पुरापाषाण काल के सबसे ज्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन नदी घाटी से। कहाँ से? सोहन नदी घाटी से। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति का। सोहन नदी किस देश में है? देखिए आगे आंसर, पाकिस्तान में। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो देखिए यहाँ पर पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पत्थर के बने कुल्हाड़ी का, इसे फलक भी बोला जाता है, फलक। इसे फलक संस्कृति भी हम लोग पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल जब पढ़ेगा ना नवपाषाण, वहाँ फलक संस्कृति भी पढ़ने को मिलेगा। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लगभग 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर। लगभग 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका महाद्वीप पर। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 14 लाख ईसा पूर्व महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान में। पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? तो होमोनिडस। होमोनिडस। पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ उसे किस नाम से जाना जाता था? होमोनिडस। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? पल्लव पल्लवरम। किस स्थान पर? पल्लवरम। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था, स्वाभाविक सी बात है। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग का अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। ये भी पत्थर एक तरह का होता है, स्फटिक के। वन लाइनर पॉइंट है, हम समझाने का ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस आप लोग हेडफोन लगाइए और कान में हेडफोन लगाइए और सुनते रहिए। 2-3 बार वीडियो को सुन लीजिए, सारा याद हो जाएगा नाम। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। देखिए, सिंहवल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। संघावा गुफा पूरा स्थल किस काल का है? मध्य पुरापाषाण काल का। माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में हुआ? मध्यपाषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं। इस मध्यकालीन पूरा स्थल से हिरण के सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। वह दहा से। किस मध्यपाषाणीय स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागोर। बागोर। ये सब नाम आप लोग बार बार सुनिएगा फ्रेंड्स, याद हो जाएगा। किस काल के लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? मध्यपाषाण काल में। अंतिम क्रिया। मानव भारत में मानव कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? मध्यपाषाण काल से। ज्यादा दिन टिकेगा नहीं ना मानव का, से सुरक्षित रखा जाएगा तभी ना। किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरा स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु।
किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पूरा स्थल को टेरी स्थल कहा जाता है? तमिलनाडु। मध्यपाषाण काल का निर्धारण कब से कब तक किया गया? 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर। देखिए, अलग अलग काल में लोग अलग अलग जगहों पर रहेंगे, कहीं गुफा में रहेंगे, कहीं पेड़ों पर रहेंगे। मध्यपाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल एवं फल। मध्यपाषाण काल संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका उसे क्या मिला था? चित्र मिला था ना। मध्यपाषाण में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? ये न जाने कब से सुनते आ रहे होंगे, कुत्ते को। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब से शुरू होती है? 7000 ईसा पूर्व से। कब से? 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुआ? यहाँ तो है किस काल से शुरू हुआ, यहाँ किस स्थान से शुरू हुआ? तो मेहरगढ़, याद रखिएगा, मेहरगढ़। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगे? नवपाषाण काल में। मानव संविधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहुम में। बुर्जहुम कहाँ है मालूम है ना? कश्मीर। मानव संविधानों में बकरी दफनाए गए थे कहाँ? मेहरगढ़ में। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बना? तो नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी नामक स्थान से। किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? गुफ कराल से। कहाँ से? गुफ कराल से। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। राख के टीले याद रखिएगा, राख के टीले कहाँ से संबंधित है? दक्षिण भारत से। भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंग सुगुर। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्जहुम। बताया ना बुर्जहुम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ज्योग्राफी में तो एटलस देखे होंगे, लेकिन इतिहास का भी एटलस आता है। जिनको थोड़ा लंबी पढ़ाई करना है वो इतिहास का भी एटलस खरीद लीजिएगा, बहुत कुछ उसमें दिया हुआ रहता है। गुफ कराल अभी नाम पढ़े थे, बुर्जहुम, ये सब कहाँ है भारत में? देखिए क्या लगता है कौन सा क्षेत्र में होगा? तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ऊपर में देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर, गुफ कराल एवं बुर्जहुम। आगे देखते हैं भीमबेटका, बार बार नाम आ रहा था, तो भीमबेटका देखिए कहाँ पर है? नर्मदा नदी के पास, मध्य प्रदेश में। सराय नाहर का भी नाम आया था, ये भी देखिए यूपी में है। और कौन सा था? चिरान तो आप लोग जानते हैं, बिहार में। चलिए फ्रेंड्स, और तो भी नीचे है, अगर मिलेगा तो बता देंगे। मेहरगढ़ देखिए, मेहरगढ़ पहले कृषि का, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो इतिहास का भी एटलस होता है, कोशिश कीजिएगा खरीद लेने का। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करिएगा तभी रिजल्ट होगा। रील बना 1 मिनट का वीडियो देखने से नहीं होगा। तो चलिए आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए यहाँ कृषि नहीं पूछा है, चावल उपजाने के साक्ष्य तो कोल्डिवा से। कहाँ है? यूपी में। कृषि पूछेगा तो मेहरगढ़, और भारत में चावल कहाँ से नवपाषाण काल में? तो कोल्डिवा से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी से बने औजार के उपकरण मिले? अभी चिरान दिखाए थे ना, चिरान एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिरान स्थल बिहार के किस जिले में है? तो सारण याद है, कहाँ होगा? सारण का मुख्यालय कहाँ है? छपरा में। मानव के द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब किया गया? नवपाषाण काल में। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में भी गलती करके आ जाइएगा, ऐसा होगा। भारत में किस एक गुफा में पूरा पाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों काल के चित्र किस स्थान से मिले हैं? तो भोपाल के भीमबेटका गुफा से। बताया ना चित्र के लिए फेमस है,
भीमबेटका मध्य प्रदेश। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ये क्वेश्चन भी आप लोग न जाने कितने बार सुने होंगे। तो तांबा। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया था? तो ये देखिए, सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई थी? 5000 ईसा पूर्व में। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस लिपि का भाव चित्रात्मक। भारत में बड़े बड़े गांवों की स्थापना पहली बार कब हुई? ताम्र पाषाण काल में। पाषाण काल के लोगों को मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। ये क्वेश्चन भी पूछा है दोस्त, इसको भी टिक आउट कर लीजिए। कहाँ दफनाया जाता था? कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल। या आगे चलकर वो सिंधु घाटी में भी पूछेगा, बर्तन किस कलर से रंगे जाते थे? ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना किस स्थान से मिला है? तो दाइमाबाद। ये देखिए, आपको सिंधु घाटी सप्ताह में ये सब नाम बार बार मिलेगा। इसके बाद सिंधु घाटी सप्ताह ही आने वाला है। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों। मालवा, कायथा, एरन, त्रिपुरी ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मानव संविधान के प्रमाण किस शिलाश्रय से मिले हैं? तो लेखनिया शिलाश्रय वन से। लेखनिया शिलाश्रय वन से। किस युग को चारकोलिथिक एज यानी कि युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है, चारकोलिथिक। किस क्षेत्र से प्राप्त चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना गया है? मालवा। महाराष्ट्र क्षेत्र के लोग ताम्रपाषाण काल में मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह से रख के दफनाते थे? दिशा पूछ रहा है, ये दिशा वाला क्वेश्चन में पूछा है, एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बार बार इसको देखिएगा ताकि याद हो सके, खुद याद हो जाएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा।